नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। चुनावी मौसम आ चुका है, इसलिए कार्यक्रम पर भी असर पड़ रहा है। संपादक महोदय संवाद करने में व्यस्त थे, इसलिए 21 जुलाई के बाद आज यह कार्यक्रम पुनः शुरू हो पा रहा है। उम्मीद है सुचारू रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। ये एपिसोड 23वां है, तारीख है 31 जुलाई 2023। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आज 31 जुलाई 2023 के मुख्य समाचार। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न कर सरकार संसद का अपमान कर रही है। कांग्रेस मणिपुर में महिलाओं ने मुंगेर से राज्य पुलिस वालों को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई से पहले अमित शाह ने अपने बयान से दिए बड़े संकेत। ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी के बयान पर वापसी का पलटवार। बोले, क्या मुख्यमंत्री कानून को मानेंगे या नहीं। मणिपुर वायलेंस के पीछे अफीम की खेती और नार्को आतंकवाद। सीजेआई ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मेरे परिवार का कोई सदस्य WFI चुनाव में दावेदारी पेश नहीं कर रहा। बिहार अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 20 पिस्तौल और 40 मैगजीन बरामद। एक्साइज पॉलिसी केस। मनीष सिसोदिया ने बैंक से पैसे निकालने की कोर्ट से मांगी थी अनुमति। ईडी को नोटिस जारी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने सोमवार 31 जुलाई को सरकार पर विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न करके और इसके बजाय सदन में विधायक लाकर संसद पर अपमान करने का आरोप लगाया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों से हिस्सा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने और वहां की स्थिति को स्वयं समझने का भी आग्रह किया। मणिपुर में हिस्सा को लेकर संसद में गतिरोध और विपक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में बयान देने की मांग के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह इस मामले पर संसद में चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को संसद में मणिपुर हिस्सा मुद्दे पर बोलने के लिए अमित शाह प्रयास के रूप में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और इस पर लोकसभा में चर्चा शुरू की जानी चाहिए। हमें सदन में किसी भी अन्य सरकारी कामकाज पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पहले शुरू होनी चाहिए। श्री चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, अविश्वास प्रस्ताव का अपना महत्व है और अगर सरकार सभी प्रकार के विधायक और नीतियां ला रही है तो मुझे लगता है कि वह संसद का अपमान है। इस स्थिति कभी नहीं आई है जहां अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया हो और सभी प्रकार की अन्य चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस संसद में ने सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव का कमजोर करने और अन्य मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार सभी विधायक लाए, लेकिन कम से कम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करें। क्या आसपास गिर जाएगा या भूकंप आ जाएगा? यहाँ पूछे जाने पर भी यार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कोई बैठक बुलाई गई है, उन्होंने ना में जवाब दिया। श्री चौधरी जो विपक्षी गठबंधन भारत के संसदों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जो संघर्षग्रस्त राज्य की स्थिति का आकलन करने के लिए मणिपुर गए थे, ने इस स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने कहा, अगर सत्ताधारी पार्टी के सांसद वहां जाएं और खुद स्थिति देखें तो आकस्मिक बयान नहीं देंगे। चूराचांदपुर में महिलाओं के प्रदर्शन से एक दिन पहले रविवार की विपक्षी दलों ने गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने कहा कि अगर मणिपुर में जातीय संघर्ष की समस्या को जल्द हल नहीं किया गया तो पूरे देश में समाज सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
इंफॉल मणिपुर में सुरक्षानपुर जिले में सोमवार को 1000 से अधिक महिलाओं ने मोरे कस्बे के राज्य पुलिस वालों को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर इन महिलाओं ने राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कुकी समुदाय की हजारों महिलाएं ने पुलिस वालों को म्यांमार की सीमा में सटे मोरे कस्बे में दाखिल होने से रोकने के लिए 28 जुलाई को वहां जाने वाली सड़कों पर अवरुद्ध किया था। भारतीय रिजर्व बटालियन और मणिपुर राइफल सहित अन्य सुरक्षा वालों का 10 वाहनों का एक काफिला सब मोहरे कस्बे की तरफ बढ़ रहा था। तब महिलाओं ने उन्हें तेंगनाला नेपाल में रोक दिया। चांदपुर में महिलाओं के प्रदर्शन से एक दिन पहले रविवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने कहा कि अगर मणिपुर में जातीय संघर्ष की समस्या को जल्द हल नहीं किया गया तो पूरे देश में समझ सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गैर भारतीय जनता पार्टी भाजपा दलों का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए शनिवार को वहां पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री पर पूर्वोत्तर के इस राज्य में लगातार 3 महीने से जारी जातीय संघर्ष पर चुप्पी साधकर निर्लज उदासीनता बरतने का आरोप लगाया था। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुट मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़कती जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत। सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पूर्व गठन कानून 2019 को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं न्यायालय में दायर की गई, जिन्हें अदालत की संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना मोदी सरकार की ओर से एक बड़ी कामयाबी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को भाजपा की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 70 साल तक मोदी से अपने बच्चे की तरह पाल कर रखा था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अनुच्छेद हटाकर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। हम आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 2 अगस्त से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले कि अमित शाह का यह बयान दर्ज रहा हो कि सरकार अपने फैसले के विरोध में दायर याचिकाओं पर पुरजोर किया करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शरीके मामलों में भी मोदी सरकार के कदमों की सराहना की। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का निशाना साधते हुए कहा, 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपी सरकार में पाकिस्तान से आतंकी भारत आए थे और वारदातों को
अंजाम देकर चले गए थे, लेकिन तब केंद्र की सरकार उफ तक नहीं की। अमित शाह ने लोगों से पूछा, कांग्रेस अपना नाम बदल दे, फिर भी क्या आप इन पार्टी को वोट दे सकते हैं? हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के निरस्त करने और जम्मू कश्मीर हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेते हुए राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। सरकार के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को चुनौती देते हुए कई याचिका न्यायालय में दायर की गई, जिन्हें अदालत की संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। 21 जुलाई को शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाले विभिन्न आवेदनों पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय में विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित अभिवेदन दाखिल करने की समस्या 27 जुलाई तय की गई थी। अपने बयान में ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे का विरोध किया है। इस मामले में कुछ दिन में फैसला भी सुना दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि न्याय अतिरेक है। ज्ञानवापी परिसर मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस सब में के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान, इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री यह जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI सर्वे का विरोध किया है। इस मामले में कुछ दिनों में फैसला भी सुना दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। न्याय अतिरेक है। इसके साथ ही ओवैसी 1991 में एक्ट का भी जिक्र किया था। ओवैसी का वार। ओवैसी ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सभी को मानना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे नकार नहीं सकते। कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको कानून को पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी को पढ़ना चाहिए कि विवेकानंद ने ओडिशा में एक मंदिर को लेकर क्या कहा था। आप कानून का पालन नहीं करना चाहते, आप मुसलमानों पर दबाव डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह 400 साल से मंदिर है, आप उस जगह पर दबाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि आप 400 साल पीछे जाना चाहते हैं या फिर देश को 100 साल आगे ले जाना चाहते हैं। योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष को अपनी ऐतिहासिक गलती स्वीकार करनी चाहिए और समाधान के लिए आगे आना चाहिए। योगी ने कहा कि हमने तो इसे वहाँ नहीं रखा है, वहाँ ज्योतिर्लिंग है, भगवान की मूर्तियाँ हैं। दीवारें चिल्ला रही हैं कि मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को अपनी ऐतिहासिक गलती स्वीकार करनी चाहिए और समाधान का प्रस्ताव देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार करना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें केवल एक समुदाय की दोषी ठहराया गया।
याचिकाकर्ता मंगल लांबम बाबी मितेई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने याचिका वापस लेने की मांग की और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा पर एक नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा कथित पोस्ते की खेती और नार्को आतंकवाद की SIT जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार करना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें केवल एक समुदाय को दोषी ठहराया गया। याचिकाकर्ता मांगे तांबम बाबी मितेई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवाना ने याचिका वापस लेने की मांग की और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर विचार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह एक समुदाय पर दोषारोपण करती है। आप अधिक विशिष्ट याचिका के साथ पदार्थों से लेकर वनों की कटाई तक सब कुछ। पीठ ने कहा कि दीवान ने हाल ही में हिंसा के लिए सीमा पर आतंकवाद और राज्य में पोस्ता की खेती की जिम्मेदारी बताई। दलित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और NHRC के साथ साथ राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों द्वारा दी गई पीठ के समक्ष मणिपुर हिंसा के कई पहलुओं में संबंधित अन्य याचिका भी है। 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से कम 150 लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हैं। जब बहुसंख्या मोतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। बृजभूषण ने कहा, आज नामांकन का अंतिम दिन है। 22 राज्य संघों में से सदस्य यहाँ थे और वे मिलने के लिए आए हैं और अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इनमें मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा, पहले चुनाव होने दीजिए और फिर जो भी जीतेगा वो अपना काम करेगा। नई दिल्ली भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को कहा कि उनके परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय खेल संस्था में आगामी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं किया करेगा, लेकिन उन्होंने दोहराया कि उनके गुट को 22 राज्य संघों का समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण ने दावा किया है कि रविवार को मेजबानी में हुई बैठक में 25 राज्य इकाइयों में से 22 ने हिस्सा लिया। उन्होंने साथ ही कहा कि महासंघ के 12 अगस्त को होने वाले चुनाव के विभिन्न पदों के लिए उनके उम्मीदवारों का घोषणा सोमवार को की जाएगी। बृजभूषण सोमवार को WFI चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन यहाँ भारतीय ओलंपिक संघ IOC के कार्यालय भी गए। बृजभूषण ने कहा, आज नामांकन का अंतिम दिन है। 22 राज्य संघों के सदस्य यहाँ थे और वे मिलने के लिए आए हैं और यह अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। इनमें से मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा, पहले चुनाव होने दीजिए और फिर भी जो जीतेगा वह अपना काम करेगा। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तथा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेता विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष 6 पहलवानों ने बृजभूषण पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। बृजभूषण हालांकि चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है क्योंकि वह राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के तौर पर 12 साल पूरे कर चुके हैं और राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत पद पर बने रहने के लिए अधिकतम समय है। बृजभूषण का बेटा करण भी मतदाता सूची का हिस्सा नहीं है क्योंकि दाखिला मंत्री अनुराग ठाकुर ने जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। WFI के शीर्ष पद के लिए बृजभूषण के उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके दामाद विशाल सिंह बिहार कुश्ती
महासंघ के अध्यक्ष भी 12 अगस्त को होने वाले चुनाव में किसी शीर्ष पद के लिए दावेदारी पेश नहीं करेंगे। बृजभूषण ने उम्मीदवारों को हालांकि विरोधी गुट ने से चुनौती मिलेगी, जो कथित तौर पर यहां विभिन्न स्तरों पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कथित तौर पर असम, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश की राज्य इकाइयों ने हिस्सा लिया। पटना स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के फांगो गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडा फोड़ करते हुए एक हथियार तस्कर को कई अवैध हथियारों और हथियार बनाने वाले उपकरणों के साथ रविवार को गिरफ्तार किया। पटना खगड़िया बिहार के खगड़िया जिले के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने जिला पुलिस के सहयोग से एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 20 पिस्तौल और 40 मैगजीन सहित अन्य हथियार बरामद किए हैं। पटना स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में से मिले जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के फांगो गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक हथियार तस्कर को कई अवैध हथियारों और हथियार बनाने वाले उपकरणों के साथ रविवार को गिरफ्तार किया। पटना स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में फांगो गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक हथियार तस्कर को एक अवैध हथियारों और हथियार बनाने वाले उपकरणों के साथ रविवार को गिरफ्तार किया। पटना खगड़िया बिहार के खगड़िया जिले के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने जिला पुलिस के सहयोग के एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 20 पिस्तौल और 40 मैगजीन सहित अन्य हथियार बरामद किए हैं। पटना स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में फांगो गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक हथियार तस्कर को कई एक अवैध हथियारों और हथियार बनाने वाले उपकरणों के साथ रविवार को गिरफ्तार किया। खगड़िया पुलिस ने बताया कि एक छापेमारी के दौरान 18 पिस्तौल और 40 मैगजीन को देशी पिस्तौल, एक ग्राइंडर मशीन, एक वेल्डिंग मशीन और हथियार बनाने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए। जिला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हथियार तस्कर का नाम मोहम्मद तनवीर है और वह मुंगेर जिले के मुस्थिर थाना क्षेत्र के बरामद गांव का रहने वाला है। विशेष न्यायाधीश एम.डी. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश में से एक नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। वकील ने कहा, सिसोदिया ने कि ओर से अधिक वक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा है कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस बीच अदालत ने सीबीआई को शेष आरोपी के दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत को सूचित किया गया है कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेज पहले ही उपलब्ध
करा दिया गया है। आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अगस्त है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी अर्जुन पांडे की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि 44 करोड़ रुपए के लेन देन में उसकी अहम भूमिका है और साउथ लांबी को लेकर चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं। साउथ लांबी के कुछ और लोग बेनकाब होंगे। दिल्ली की अदालत ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आपसे कहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने के से पहले सारे सबूत आपके पास हो, लेकिन आपने इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई ने कहा कि उन्हें एक समाचार चैनल से परामर्श के रूप में 60 लाख रुपए मिले। उनके वकील ने कहा कि आरोपी का एक मीडिया प्रोफेशनल है, वह एक न्यूज़ चैनल का मार्केटिंग हेड था, वह एक विचित्र फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद का सीबीआई ने कहा कि साउथ लांबी ने कुछ और लोग बेनकाब होने वाले हैं। हम 5वां पूरक आरोप पत्र दाखिल करेंगे और सभी दस्तावेज जमा करेंगे। सीबीआई ने यह भी कहा कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को पूरक आरोप पत्रों की प्रतिक्रिया पहले ही मुहैया करा दी गई थी। 7 आरोपियों के संबंध में दस्तावेजों की जांच की पूरी हो गई है। घड़ी का इशारा हो गया है। वैसे तो कुछ राष्ट्रीय खबरें रह गई हैं, जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे अवेयर न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। भरोसा और विश्वास बनाए रखें। कल फिर होगी मुलाकात जब घड़ी में होंगे बजेगी रात्रि के 9। अब मुझे यानी माला राज को दे इजाज़त। शुभ रात्रि।